हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश के इस जीके के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें मैं जो प्रदेश की संवैधानिक पद होते हैं उस पर मुख्यमंत्री के पद के ऊपर मैं इसमें पूरी जानकारी देने वाला हूं, जो कि जितनी भी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं हर स्टेट के, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी कंटेंट साबित होगा आपके लिए। वो सारे फैक्ट जो कि संवैधानिक पद मुख्यमंत्री के लिए होते हैं, वो सारे फैक्ट्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में मैं अगले वीडियो के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि अगला वीडियो इसके बाद में कौन सा आएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको अंत में जानकारी मिलेगी कि अगला वीडियो मैं कौन से संवैधानिक पद के बारे में आपको बताऊंगा उस वीडियो में। और इससे पहले भी मैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल के बारे में जानकारी दी थी, जो कि सभी प्रदेश के पीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए वो कॉमन कंटेंट है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और साथ ही साथ में अगर आपने मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के साथ में इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दिया होगा उसके साथ में इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको लगातार देखने को मिल पाए, उनका नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ में अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आते हैं तो आप अपनी कलीग्स अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी मेरी इन वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए संवैधानिक जो पद है मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों में, उसके बारे में मैं इसमें जानकारी शुरू करता हूं। मुख्यमंत्री के नियुक्ति एवं कार्य, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो देखते हैं, भारतीय गणराज्य। भारतीय गणराज्य का मतलब है भारत स्वतंत्रता के बाद में ये भारतीय गणराज्य बना। तो इस गणराज्य में भारत में टोटल इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से, ठीक है ना, मुख्यमंत्री ही मुखिया कहा जाता है। तो पूरे भारत में अभी इस समय 28 तो राज्य हैं, ठीक है। और टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? अभी देखा जाए तो 9 है, ठीक है ना, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो जिसमें कि अभी 2 जो हैं बिल्कुल नए बने हैं, ठीक है ना। जो कौन कौन से हैं? एक तो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना। ये दोनों अभी नए बने हैं और 28 राज्य। पहले तो ये टोटल जब 370 धारा 370 और 35A को खत्म नहीं किया गया था जम्मू कश्मीर से, तो ये कुल राज्य कितने थे उस समय? 29 थे। लेकिन जब ये खत्म हुआ उसके बाद में इस राज्य को, जिसमें से जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको 2 भागों में विभाजित करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया अभी हाल फिलहाल में। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश पूरे भारत को मिले। तो पहले तो जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 7 थे, अब जाके ये 9 हो गए हैं, ठीक है। तो यही मैंने बताया है इसमें कि भारतीय गणराज्य में टोटल 28 राज्यों और 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखिएगा, 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर मुख्यमंत्री ही मुखिया कहा जाता है। वो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो है दिल्ली, ठीक है ना, दूसरा है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और तीसरा है पुडुचेरी। जो पुडुचेरी है, ये तीनों है यहाँ पर मुख्यमंत्री को मुखिया कहा जाता है। यानी कि टोटल 9 में से ये 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर मुख्यमंत्री को मुखिया कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिल्ली, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों में, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राज्य होता है भारत में, जितने भी राज्य हैं, जैसे कि 28 राज्य हैं, ठीक है। तो 28 राज्यों में जो इसका संवैधानिक व्यवस्था जो दी गई है, ठीक है ना, संविधान में, उसमें राज्यपाल को संवैधानिक मुखिया माना है, ठीक है ना, मतलब कि संवैधानिक प्रमुख कहलाता है। यानी कि राज्य का जो प्रमुख, यानी कि प्रथम व्यक्ति जो कहलाता है वो राज्यपाल कहलाता है। और जबकि मुख्यमंत्री इसका वास्तविक प्रमुख कहलाता है। यानी कि जो भी राज्य के जो कार्य होते हैं, राज्य में जो भी प्रशासन का कार्य होता है वो मुख्यमंत्री के ही देखरेख में होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल
राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का, जो सरकार होती है राज्य में, उसमें मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया कहलाता है और जबकि राज्यपाल राज्य का, पूरे राज्य का मुखिया कहलाता है। यानी कि राज्य का मुखिया राज्यपाल कहलाया और सरकार का जो मुखिया, जो सरकार होता है, सरकार होती है, सरकार में जो कैबिनेट होता है और जो विधायक होते हैं, उनके ऊपर, सबसे ऊपर मुख्यमंत्री कहलाता है। इसलिए सरकार का जो मुखिया होता है राज्य में, वो मुख्यमंत्री कहलाता है। इस तरह मुख्यमंत्री की स्थिति तरीके से होती है, उसी तरह से होती है जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री, यानी कि केंद्र सरकार में जो केंद्र सरकार का मुखिया कहलाता है, वो प्रधानमंत्री कहलाता है और राज्य में राज्य सरकार का जो मुखिया कहलाता है, वो मुख्यमंत्री कहलाता है। यानी कि प्रधानमंत्री केंद्र में कहलाता है और राज्य में मुख्यमंत्री कहलाता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई ऐसा विशेष प्रक्रिया नहीं है, यानी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं रखी गई है। केवल अनुच्छेद 164, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। हमेशा कभी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो वो है अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यानी कि राज्यपाल के पास में अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। राज्यपाल के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि वो किसी भी मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दे। उसके लिए पूरी सांसदीय व्यवस्था होती है। ठीक है ना। लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन होता है, चुनाव होता है और चुनाव में जनता इसमें भागीदार होती है और जनता इसमें वोट डालती है और वोट डालने के बाद में जो दल, ठीक है ना, जिसके पास में सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, उसका जो मुखिया होता है, जो नेता बन के आता है, उस पर राज्यपाल अमल लाता है। आगे देखते हैं। राज्य व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, अगर कोई दल है उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, मान लो कि टोटल मध्य प्रदेश के बारे में मान लेते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल कितनी 231 सीटें हैं। ठीक है ना। तो 231 सीटों का मतलब यह है कि इसमें 51% जिस दल के पास में सीटें होंगी, उसका दल का जो मुखिया बनेगा वही मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर इसमें बिखरा हुआ बहुमत हर दल को मिलता है, तो उसमें राज्यपाल अपने विवेक अधिकार का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना। अगर किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना। और ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल को, ठीक है ना, सबसे बड़े दल को और उसके दल के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मान लीजिए अभी आज की तरोताजा स्थिति में देखा जाए, तो तरोताजा स्थिति में जिस दल के पास में, जैसे कि अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में ही अभी चल रहे हैं अपन, तो मध्य प्रदेश में अभी 107 सीटें हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो भाजपा के पास में, बीजेपी के पास में है, ठीक है, और कांग्रेस के पास में कितनी है, 89 सीटें हैं यार, 86 सीटें हैं कांग्रेस के पास में। तो अभी हाल ही फिलहाल में जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा का मुख्यमंत्री है, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस कारण से क्योंकि सबसे बड़ा दल अभी इस समय बीजेपी है। तो सबसे बड़ा दल जब किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तो सबसे बड़े दल को इनवाइट करता है राज्यपाल और उसके दल का जो समूह का नेता होता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसे 1 माह के भीतर में, उसके बाद में 1 माह के भीतर उसको विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। यानी कि उसको 107 सीटें तो मिली हैं, लेकिन इसको सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पूर्ण मेजोरिटी नहीं मिली है। इसको 51% सीटें नहीं मिली हैं, कम मिली हैं, लेकिन सबसे बड़ा दल बन के उभरा है, इसलिए इसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया है राज्यपाल ने। लेकिन उसके बाद में 1 माह के भीतर में ये सदन के अंदर में अपना विश्वास मत प्रस्तुत करता है। अगर उसको विश्वास मत मिल जाता है, तो वो मुख्यमंत्री के पद पर बना रहता है। अगला जो पॉइंट है वो है राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त जब तक नहीं कर सकता, जब कर सकता है, मतलब जब तभी कर सकता है जब कार्यकाल के समय
जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री का उस समय में उस मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, उसकी मौत हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय ना हो, यानी कि कोई सत्तारूढ़ दल अपना उत्तराधिकारी तय नहीं कर पाए, ठीक है ना, तय नहीं हो पाता है, तब वो अपने व्यक्तिगत फैसले पर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। नियुक्ति के पश्चात, जैसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है उसके पश्चात में अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो जो सत्तारूढ़ दल है, यानी कि जिसके पास में सत्ता है, जिसकी सरकार है, उस दल में से ही कोई एक नेता का चुनाव वो दल कर लेता है और राज्यपाल के पास में उसके अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है कि वो उस दल के नए नेता को मुख्यमंत्री बनाए। तो वो नए ही नेता को मुख्यमंत्री बनाता है जो कि सत्तारूढ़ दल सामने लेके प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट, संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, यानी कि संविधान के अंदर में ऐसा कोई तर्क नहीं है कि जिसमें कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व भी वो अपना बहुमत सिद्ध करे, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बना है तो बनने से पूर्व वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकता है। सबसे पहले उसको राज्यपाल को उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा और नियुक्त करने के बाद में एक उचित समय उसको देना होगा। उचित समय चाहे वो 10 दिन हो, 20 दिन हो या फिर पूरा महीना भर हो। इस तरीके से वो अपना समय देगा राज्यपाल मुख्यमंत्री को और उस समय के अंतराल में उसको अपना बहुमत बहुमत सिद्ध करना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जो बहुमत सिद्ध कर देता है तो वो मुख्यमंत्री बन जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट में दिया हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल किसी ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री के लिए सामने ला सकता है जो कि किसी भी राज्य विधानमंडल में सदस्य नहीं होता है। वो ना तो वो विधानसभा के चुनाव में फाइट करता है और ना ही विधान परिषद का कोई सदस्य होता है, तो उसको वो सामने लेके उसको मुख्यमंत्री के लिए शपथ दिलवा देता है। लेकिन उसके बाद में संविधान में ये जगह दी गई है कि 6 माह के अंदर में, ठीक है ना, जो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, ठीक है ना, उसे अपने किसी भी एक राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए कोई एक सीट होगी, उस सीट पे उसको फाइट करना पड़ेगा और उसके बाद में वहां से उसको जीतना अनिवार्य होगा या फिर वो विधान परिषद का सदस्य बनना उसको अनिवार्य होगा। कितने समय में? 6 माह के भीतर में। ये संविधान में लिखा हुआ है। तो 6 माह के भीतर में उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा, उसको किसी ना किसी सीट से उसको वो इलेक्शन या चुनाव जीतना होगा और उसके बाद में वो मुख्यमंत्री लगातार बन सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको उसका जो मुख्यमंत्री का पद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, यानी कि टोटल समय मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर वो किसी भी सदन का, ठीक है ना, राज्य विधानमंडल का कोई कहीं पे भी वो सदस्य ना हो तो वो 6 माह के भीतर में इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद में वो उसको जीतना होगा। अगर नहीं जीत पाता है तो वो स्वतः ही मुख्यमंत्री पद उसका समाप्त हो जाता है। अगले पॉइंट में दिया हुआ है, संविधान के अनुसार जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का उसको सदस्य होना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने बताया, दो सदन होते हैं, एक तो अपर हाउस होता है, अपर हाउस, और एक होता है लोअर हाउस, ठीक है ना। जो अपर हाउस कहलाता है उसको हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, ये लिखा हुआ है विधान परिषद, ठीक है। और लोअर हाउस होता है उसको बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा, जो लोअर हाउस होता है उसके लिए जनता के द्वारा चुनाव होते हैं और जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। और विधान परिषद वह उच्च सदन होता है, वो वहां पे जो नेता होता है वो अंदर से ही चुन के ही अंदर सदस्य बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री विधानमंडल के दोनों सदस्य में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो मुख्यमंत्री है तो विधानमंडल के जो दो सदन होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, तो उसमें से किसी एक हाउस का उसको सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन, ठीक है ना, विधानसभा से ही चुना जाता है। नॉर्मली इलेक्शन के द्वारा ही, ठीक है ना, वो फाइट करता है और वहां से ही वो चुनकर आता है। लेकिन कई अवसरों पर कई ऐसे समय भी आया है कि उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। कई राज्यों में विधान परिषद से लिया गया और वहां से उसको लेकर चुना गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर लोकसभा में लिया जाए, अगर केंद्र सरकार में लिया जाए तो केंद्र सरकार में भी दो हाउस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो लोअर हाउस जो कहलाता है वो लोकसभा कहलाता है और अपर हाउस जो कहलाता है वो
राज्यसभा कहलाता है। तो वहां पर भी कई समय में ऐसा हुआ है कि अपर हाउस से सदस्य बना के उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 2004 में मनमोहन सिंह जी को जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे वो अपर हाउस से ही लिए गए थे। राज्यसभा में उनको सदस्य बनाया गया और वहां से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। वो 2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय वो राज्यसभा से ही आए थे प्रधानमंत्री बनकर, ठीक है ना, वहां से ही सदस्य बने, उसके बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है ना। उसके बाद में फिर वो 2009 में जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन उन्होंने फाइट किया था। उस समय उन्होंने लोकसभा से ही वो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा डिटेल इसके बारे में मैंने बताया। अब आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है उसमें शपथ, कार्यकाल और वेतन के बारे में जानकारी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या ना कि कार्य ग्रहण, मुख्यमंत्री अपने जब कार्य ग्रहण करता है उससे पूर्व राज्यपाल उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है ना। और उसमें मुख्यमंत्री जो कहता है वो क्या क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्य निष्ठा रखूंगा। दूसरा पॉइंट, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। दूसरा बोलता है वो फिर तीसरे पॉइंट में वह अपने दायित्व श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करेगा। ये मुख्यमंत्री शपथ लेता है। चौथा बोलता है वो, मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो ये सारे पॉइंट वो शपथ लेता है और शपथ के बाद में मुख्यमंत्री ये वचन भी देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिपाए जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य में साम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो ये शपथ के पूरे अंश हैं जो कि उस समय जब राज्यपाल शपथ दिलाता है तब उसको ये पूरी की पूरी शपथ लेते समय ये पूरा बोलना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है, मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जो मुख्यमंत्री बनता है उसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं तो मान के चलिए कि 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री तो वो रहता ही है। लेकिन इसको ये मान सकते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पंत के पर पे ही ये पद पर रहता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राज्यपाल उसको कभी भी किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उसको ये सिद्ध करना होगा, राज्यपाल को बोलना पड़ेगा। अगर उसके पास में अल्पमत में उसकी सरकार आ जाती है, उसके पास में पूरे के पूरे सीट्स नहीं होती हैं उस पर्टिकुलर राज्य की, तब वो उसको बर्खास्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास में होता है, उसको हटा सकता है। लेकिन तब तक वो संविधान के दायरे में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहता है। अगले पॉइंट में यही दिया हुआ है, राज्यपाल के द्वारा तब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह विधानसभा में उसको बहुमत प्राप्त है। लेकिन यदि विधानसभा में वो अपना विश्वास मत खो देता है तो उसको अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए, नहीं तो राज्यपाल उसको बर्खास्त कर सकता है। यानी कि अगर वो विश्वास मत विधानसभा में खो दिया उसने, विधानसभा जो है वहां पर विश्वास मत खत्म हो गया, उसकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसके जो आंकड़े हैं वो अकॉर्डिंग टू यानी कि 51% होना चाहिए उसके पास में, 51% की और जो विपक्ष है उसके पास में 49% है। अगर इसमें से थोड़ा बहुत भी फेरबदल हो जाता है, जैसे कि 50-50 हो जाता है, तो इसमें दोनों बराबर हो गए, या फिर जो विपक्ष है उसके पास में 51% हो गया और जो पक्ष है उसके पास में 50% हो गया। तो इसका जो मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, सीएम है, वो उसने अपना विश्वास मत खो दिया। तो विश्वास मत जैसे ही खो दिया तो उसको अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगर नहीं देता है तो राज्यपाल के पास में ये अधिकार होता है, वो सामने वाले को बर्खास्त कर सकता है, क्योंकि वो उसने अपना विश्वास मत, उसने अपना बहुमत खो दिया, ठीक है। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री की जो वेतन है और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल जो होता है ना वो तय करता है, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले जो वेतन भत्ते हैं सहित जो अन्य भत्ते हैं जैसे कि निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा की सुविधाएं, ये आदि भी राज्य विधानमंडल तय करता है।
अगला जो पॉइंट है वो है मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियां। मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य होते हैं और उसके पास में कौन कौन से पावर होते हैं उसके बारे में। तो इनको निम्नलिखित बिंदु के आधार पर अपन समझ सकते हैं। मंत्री परिषद के संदर्भ में, यानी कि जो मंत्री परिषद का गठन होता है उसमें मुख्यमंत्री की जो पावर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो वो राज्यपाल उन्हीं लोगों को नियुक्त कर सकता है जहां पर मुख्यमंत्री उनकी सिफारिश करता है, यानी कि जो सदस्य चुन के आते हैं, जो एमएलए, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुनकर आते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको उनमें से लोगों को वो चुनता है, ठीक है ना। जैसे कि टोटल 15% ही इसमें कैबिनेट बना सकते हैं, तो उनकी सिफारिश पर ही वो मंत्री नियुक्त होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री उनको सिफारिश करता है कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए, इस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए, और उन पर उनको कौन कौन से जो विभाग हैं वो नियुक्त दिए जाएं। उसकी पूरी की पूरी जो पावर होती है वो मुख्यमंत्री के पास में होती है। ये मंत्री के विभाग का वितरण और फेरबदल भी कर सकता है। कौन? मुख्यमंत्री। जो कैबिनेट होता है, ठीक है ना, तो कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं उनको विभागों का वितरण करना और उसको बदलना, वो उसका पूरा का पूरा पावर मुख्यमंत्री के पास होता है। अगला जो पॉइंट है, अगर किसी मंत्री, जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उन मंत्री में किसी के साथ में भी कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो वो उस मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है। ये मुख्यमंत्री के पास में अधिकार होता है। या फिर राज्यपाल को ये कह सकता है कि वह उस मंत्री को बर्खास्त करे, यानी कि उसके लिए वो राज्यपाल को परामर्श, एडवाइस भी दे सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर, ठीक है ना, वो उनके फैसलों को भी प्रभावित करता है। अगर कोई मंत्री कोई फैसला ले लेता है, उस फैसले पर वो राजी नहीं है, तो वो मंत्रिपरिषद की पूरी बैठक आयोजित करेगा और उस बैठक में वो उस फैसले को प्रभावित, यानी कि उसमें फेरबदल भी करने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है। अगला जो पॉइंट है, सभी मंत्रियों की जो कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उसमें मुख्यमंत्री सहयोग करता है, उसको कंट्रोल भी करता है और उसके निर्देश भी देता है और उसको उनको मार्गदर्शन भी देता है, यानी कि उसको पूरी तरीके से डायरेक्शन भी देता है मुख्यमंत्री। अपने कार्यों से त्यागपत्र देकर भी वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। अगर वो किसी कार्य के कारण अस्वस्थ है या फिर वो सहमत नहीं है, तो वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकता है और पूरी मंत्रिपरिषद को वो भंग कर सकता है। अगर जैसे ही उसने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपा, तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और मुखिया ने अगर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा है, तो जो मंत्रिपरिषद है वो स्वतः ही भंग हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके इस्तीफे या फिर मुख्यमंत्री की मौत के कारण जो मंत्रिपरिषद है वो अपने आप ही विघटित हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। ये आपको सीधे सीधे समझना है, यानी कि अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया या फिर उसको अन्य कारण से या फिर उसकी मौत हो जाती है, तो वो स्वतः ही वह जो मंत्रिपरिषद है वो खत्म हो जाती है। दूसरी ओर यदि कोई मंत्री पद रिक्त हो जाता है, ठीक है ना, अगर कैबिनेट में कोई मंत्री पद रिक्त हो जाता है, तो उसे मंत्री ना ही भर सकता है, ना ही उसको अलग तरीके से कोई, ये लिखा हुआ ना मुख्यमंत्री, उसे भर या फिर उस पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, यानी कि उसका जो कार्य है वो स्वतः ही मुख्यमंत्री के पास में आ जाते हैं और उसकी जगह पे दूसरा कोई जो मंत्री है उसकी भरपाई नहीं करता है। वो उसके लिए फिर अलग से पूरी की पूरी जो व्यवस्था है राज्यपाल के संविधान में, वो उसकी शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाता है और नए मंत्री की वहां पर पदस्थ उसको किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। आइए अब समझते हैं राज्यपाल के संबंध में, यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध में जो संबंध होते हैं उसमें राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, ठीक है ना। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद का जो प्रमुख तंत्र जो है वो कौन है, ठीक है ना, राज्यपाल एवं
मंत्रिपरिषद के बीच में जो संवाद का मुख्य तंत्र है वो कौन कहलाता है? वो मुख्यमंत्री कहलाता है। यानी कि जो कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट और राज्यपाल, ठीक है ना, इसके बीच में जो मीडिएटर का काम करता है इन दोनों के बीच में, तो जो मीडिएटर का काम करता है वो मुख्यमंत्री ही करता है। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो है राज्य के कार्य का प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंधी जो मंत्रिपरिषद के सभी जो भी विषय होते हैं वो राज्यपाल को जो संसूचित करता है वो मुख्यमंत्री करता है, ठीक है ना। राज्य के जो भी कार्य में जो प्रशासन संबंधी कार्य होते हैं या फिर विधान संबंधी जो भी कार्य होते हैं उन सभी के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है और मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को इन सभी विषयों के बारे में सूचित करता है। अगला पॉइंट, राज्य के जो कार्य प्रशासन संबंधी जो भी विधेयक हैं या फिर जो भी प्रस्तावना है, अगर राज्यपाल उसकी जानकारी मांगता है तो वो भी मुख्यमंत्री उनको देता है, ठीक है ना। किसी भी विषय जिस पर कि किसी मंत्री ने जो निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार पर रख सकता है वो, ठीक है ना। अगर वो राज्यपाल के द्वारा ये अपेक्षा की गई है कि वो परिषद के समक्ष उसकी विचाराधीन रखे तो वो विचाराधीन रख सकता है, ठीक है ना। राज्यपाल के कहने पर, ये राज्यपाल की शक्तियों में शामिल है। राज्यपाल अगर चाहता है तो वो सब चीजें विचार के लिए रख सकता है परिषद के समक्ष। अगला पॉइंट में मुख्यमंत्री के पास में जैसे कि महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते हैं राज्य के, जैसे कि महाधिवक्ता है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, उनके जो सदस्य होते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि जितने भी संबंधित जो पद होते हैं उस पर राज्यपाल को ये एडवाइस भी देता है मुख्यमंत्री, ठीक है ना, उनको परामर्श भी देता है। अगली जो हेडिंग है वो है राज्य विधानमंडल के संबंध में है। अच्छा, इसमें जो मुख्यमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें है पहला जो है वह राज्यपाल को विधानसभा के सत्र बुलाने और उसको स्थगित करने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है मुख्यमंत्री। दूसरा जो है वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा को विघटित करने में के लिए सिफारिश भी कर सकता है। तीसरा जो है सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। सभा पटल जो सभा होती है उसमें जो भी सरकारी नीतियां बनाई गई हैं उसकी घोषणा करता है। ये मुख्यमंत्री के पास में ये शक्तियां होती हैं। इन सभी शक्तियों के अलावा अन्य शक्तियां और कार्य भी मुख्यमंत्री के पास में रहती हैं। कौन कौन सी? ठीक है ना, वो रहती हैं जैसे कि राज्य योजना बोर्ड का वो अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। और संबंधित क्षेत्रीय परिषद जो होता है ना, क्षेत्रीय परिषद में जो क्रमवार उपाध्यक्ष होते हैं उसके रूप में भी वो कार्य करता है मुख्यमंत्री, ठीक है ना। एक समय में वो इसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है, ठीक है ना। 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए वह क्रमवार तरीके से क्षेत्रीय परिषद में वो उपाध्यक्ष के रूप में भी वह कार्यभार संभालता है। अन्य जो शक्तियों में तीसरा नंबर है अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद में वो सदस्य होता है, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा केंद्र के अधीन हो गया है ना। अंतरराज्यीय परिषद जो बनती है और राष्ट्रीय विकास परिषद जो बनती है उसमें वह सदस्य होता है और दोनों परिषद के की जो अध्यक्षता होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है ना। वह राज्य सरकार का प्रमुख वक्ता कहलाता है क्योंकि मुखिया कहलाता है वो सरकार का मुखिया, तो सरकार के मुखिया के रूप में उसके पास में जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य सरकार का प्रमुख वक्ता हो और वो समय पे आके राज्य की नीतियों के बारे में राज्य को बताए। आपातकाल काल के दौरान में वो राजनीतिक स्तर पर प्रबंधक कहलाता है, यानी कि आपातकाल जब लगता है उस समय वो राजनीतिक स्तर पर प्रबंधन की जो व्यवस्था होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। अन्य में अगली शक्ति है वह राज्य के नेता होने के नाते जनता के विभिन्न वर्गों से जाके मिलता है, यानी कि हर वर्ग में जाके जनता से जाके वो मिलता है तथा उनकी समस्या आदि के बारे में वह उनसे ज्ञापन भी प्राप्त करता है, ठीक है ना। जो भी जनता की समस्या होती है जनता उनको ज्ञापन देती है मुख्यमंत्री को और वो ज्ञापन जनता के द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है ना। वह सेवाओं में राजनीतिक का प्रमुख कहलाता है वो, ठीक है ना, क्योंकि वो मुखिया रहता है राज्य सरकार का, इसलिए वो सेवाओं के लिए वो राजनीतिक रूप में प्रमुख होता है, ठीक है ना। इस तरीके से वो राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण और
अहम भूमिका अदा करता है क्योंकि वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। हालांकि राज्यपाल का जो विवेक अधिकार है उसके तहत राज्य प्रशासन मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियां, प्राधिकार और जो उनकी प्रतिष्ठा है उसमें कटौती राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल के पास में ये शक्तियां होती हैं कि वह मुख्यमंत्री की शक्तियों को, उसके अधिकारों को और उनकी जो प्रतिष्ठा के प्रमुख होते हैं उसमें कटौती कर सकता है राज्यपाल। अगला पॉइंट है राज्यपाल के साथ में जो संबंध होते हैं उसमें, ठीक है ना, उसमें क्या संविधान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो संबंध होते हैं उसके संबंधित में कुछ उपबंध हैं। तो उसमें जो अनुच्छेद में लिखा गया है, जैसे कि पहला जो अनुच्छेद है 163 अनुच्छेद, तो इसमें जो शक्तियां दोनों के बीच में तय की गई हैं वो क्या है? जिन बातों में संविधान के द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्य और उनमें से किसी को भी अपने विवेक अनुसार करे, ठीक है ना, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता करता है और उसके लिए सलाह देने के लिए पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका कि मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यानी कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है, लेकिन उसका जो मुखिया कहलाता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। ठीक है ना, तो ये राज्यपाल के संबंध में ये उपबंध है, ठीक है ना, जिसमें कि 163 अनुच्छेद में मुख्यमंत्री जो जिसका मुखिया होता है मंत्रिपरिषद का, उससे राज्यपाल सलाह ले सकता है। अगला जो अनुच्छेद है 164 है, 164 के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति और पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ये 164 में बताया गया है, ठीक है ना। और क्या, मंत्री राज्यपाल को जब पद धारण करवाएगा, राज्यपाल जो है मंत्री को उसका पद धारण करवाएगा, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, ठीक है ना, जो होती है वो विधानसभा के प्रति होती है। जो विधानसभा है, राज्य विधानसभा, उसके प्रति पूरी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की होती है। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन कहलाता है? वो कहलाता है मुख्यमंत्री, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री की जवाबदारी होती है कि वो मंत्रिपरिषद से पूरा का पूरा कार्य करवाए राज्य के प्रति, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 164 में निर्धारित है संविधान के। अनुच्छेद 167, ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में। वह राज्य के कार्य तथा उसके संबंधित जितने भी प्रस्तावना या प्रस्तावित किए जाते हैं वो सभी के बारे में जो मंत्रिपरिषद लेती है वो सारे के सारे कार्य को राज्यपाल को सूचित करता है। कौन? मुख्यमंत्री, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 167 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करती है या फिर जो भी विधेयक लिया जाता है या फिर जो भी कार्य किया जाता है उसके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा वो राज्यपाल को सूचित करता है। ये अनुच्छेद 167 में बताया गया है। अगला जो पॉइंट है वह है राज्य के कार्यों से प्रशासन, राज्य के कार्य के प्रशासन संबंधी और विधेयक विषयक की प्रस्तावनाओं के संबंधी जो भी जानकारी राज्यपाल मांगे वो मुख्यमंत्री को देनी होती है राज्यपाल को। और किसी विषय पर, ठीक है ना, जिस पर कि मंत्री ने कुछ निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल चाहे तो वो अपेक्षा करता है कि वह पूरा का पूरा जो कि मंत्री ने निश्चय किया है वो परिषद के समक्ष में विचार पर लाया जावे। यानी कि राज्यपाल चाहता है कि पूरी की पूरा जो भी मंत्री ने डिसाइड किया है, कोई भी विधेयक लाने में, कोई भी आदेश दिया है वो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे और उस पर वो मंत्रिपरिषद विचार करे, तो ये राज्यपाल मुख्यमंत्री को बोल सकता है, ठीक है। तो ये सारे कार्य मुख्यमंत्री के अंतर्गत आते हैं जो कि मैंने आपके बताए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय अवश्य देवें कमेंट के माध्यम से। और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ में, बेल आइकन का जो ऑल नोटिफिकेशन है उसके साथ में इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में इस वीडियो को आप अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की जितनी भी कार्य और नियुक्ति थी वो पूरी की पूरी मैंने आपको बताई है इसमें, और ये एकदम कॉमन है जो कि सभी स्टेट्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं।
सारे अनुच्छेद और सारी कार्य शक्तियों के बारे में मैंने इसमें आपको वर्णन किया है। अगला जो पॉइंट होगा, अगला जो वीडियो होगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके बाद में मैं अगला वीडियो कौन सा लेके आने वाला हूं, तो वो है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। अगला जो वीडियो होगा, संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें जो मंत्रिमंडल के जो कार्य होते हैं और मंत्रिमंडल के पास में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिए और लगातार मेरे चैनल के माध्यम से आप एमपीपीएससी और अन्य पीसीएस के एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और सभी जानकारी मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगले वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा, जो कि होगा मंत्रिमंडल के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।